गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। वैसे तो हम इन्फ्लेशन को कहते हैं महंगाई। जब प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसे हम इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो क्यों अच्छा होता है, क्यों बुरा होता है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे और इन्फ्लेशन को थोड़ा टेक्निकल टर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्फ्लेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज ए जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समय के अनुसार धीरे धीरे जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। व्हेन द जनरल प्राइस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसीज बाइज ए फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, पहले आप उस प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में खरीद लेते थे, लेकिन अब आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो यानी कि आपका जो परचेजिंग पावर पर यूनिट ऑफ मनी है वो आपका उसमें रिडक्शन हुआ है, उसमें डिक्रीज हुआ है। तो यानी कि जो मनी है अब वो उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पा रही है जितना वो पहले कर पाती थी, यानी कि अब हम बहुत ही कम चीज़ें खरीद पाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम रखते हैं इन्फ्लेशन में। Consequently, inflation reflects a reduction in the purchasing power per unit of money। इसमें लिखा भी है कि इन्फ्लेशन यानी कि रिफ्लेक्ट्स ए रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर। आपकी परचेजिंग पावर कम होने लगती है पर यूनिट ऑफ मनी। ए लॉस ऑफ रियल वैल्यू इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट विद इन द इकोनॉमी। प्रोडक्ट की जो रियल वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको दाम पे करना पड़ रहा है, तो इसे हम रखेंगे इन्फ्लेशन की कैटेगरी में। अभी आप श्रीलंका को देख सकते हैं कि वहाँ आपको प्याज खरीदने के लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान का आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो लगभग रिसेशन में जा चुकी है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ खरीदने के लिए भी लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इन्फ्लेशन में। अब हम इन्फ्लेशन की टाइप्स को देखेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो कई तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ये इन्फ्लेशन होती है डिमांड की वजह से। जब लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या ओवरऑल इकोनॉमी में लोगों की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये जो चीज़ है ये हमें वहाँ देखने को मिलती है, उस कंट्री में देखने को मिलती है जो कंट्री अभी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, बैंक्स जो है वो ठीक ठाक सभी लोगों को लोन दे रहे हैं, तो लोग उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या है, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो सप्लाई में भी शॉर्टफॉल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। ए ग्रोइंग economy or increase in the supply of money when consumers feel confident they spend more and take on more debt। ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। This leads to a steady increase in demand। इससे डिमांड इंक्रीज होती है जिसकी वजह से जो प्राइसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा कंपनीज खुल रही हैं, ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है, तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, तो लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिलता है और जो प्राइसेस हैं वो हाई होते हैं, डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई में शॉर्टफॉल आता है। गवर्नमेंट जो है वो भी ठीक ठाक पैसा खर्च करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, गवर्नमेंट के द्वारा डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर फ्रीली एंड प्राइसेस गो अप। जब सरकार जो है ठीक ठाक पैसा खर्च करना शुरू कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर, तो जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है, पैसा इनपुट में डाल दिया जाता है मार्केट में। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब डिमांड क्रिएट होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या ओवरऑल इकोनॉमी में, तो सप्लाई में शॉर्टेज तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, जो गुड्स के प्राइसेस होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगी। द ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो जो जीवन यापन करने की क्षमता होती है वो भी लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमने बात की थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। अब उसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन से थोड़ा अलग होता है, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम वेज पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये तब अक्कर होता है जब ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स। जब लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, खर्च करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है, जैसे हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्री से, तो अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज होगा तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, वो भी उनके भी जो प्राइसेस होंगे वो हाई हो जाएंगे। तो रॉ मटेरियल्स का महंगा होना और कॉस्ट ऑफ वेजेस, सैलरी का इंक्रीज हो जाना, इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में हमें महंगाई देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो भी हाई हो जाता है। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन डिक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई, द
अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो ये हमने फ़र्क समझा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि जो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आती है, और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जब वेजेस बढ़ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स जो है वो महंगा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशंस। अब कई सारे वर्कर्स जो होते हैं वो फर्म्स में काम करते हैं। कई बार उनकी डिमांड होती है कि हम कितने दिनों से काम कर रहे हैं, हमारा जो है जीवन यापन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो वो फर्म्स को कहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उनके सामने कि आप हमारे वेजेस को इंक्रीज़ करो। तो फर्म्स जो हैं वो वेजेस को इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को हाई करके उनके दाम बढ़ा दिए जाएंगे और वहीं से ही जो वेजेस हैं वो उन वर्कर्स को दिए जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी कि खुद से ही इन्फ्लेशन क्रिएट की जाती है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व्स ए हाई डिमांड फॉर वेजेस। जब वर्कर्स की डिमांड्स जो है वो हाई हो जाती है, विच द फर्म्स एड्रेसेस बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कस्टमर्स, जो भी हमने अभी बात की। अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या क्या रेमेडीज होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो इसमें हम दो तरह की चीज़ें करते हैं। एक तो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, वो करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था, जो इससे पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है कि हम मार्केट से पैसा खींच लेते हैं, लोगों से पैसा खींच लेते हैं, लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और जो लोगों की डिमांड है वो भी कम हो जाती है। तो ये तो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट करती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो वो महंगाई को रोकने के लिए टैक्स इंक्रीज़ कर देगी। लोगों के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ होगा तो लोग फिर कम खर्च करें, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी। Monetary policy is often seen separate from fiscal policy, which deals with taxation, spending by government and borrowing. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये ऐसी स्टेज होती है जब धीरे धीरे महंगाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो पटरी पे आना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है डिफ्लेशन, परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, यानी कि इसे हम नेगेटिव इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जब प्राइस के जो लेवल है लगातार गिरते रहते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, एवरेज चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेशन। मान लो कोई कंट्री है हमारे पास, वहाँ रिसेशन आया था, लेकिन अब रिसेशन धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो रहा है। अब जो गवर्नमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में डाल रही है ताकि लोग खर्च करें, तो धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो अपनी पटरी पर आना शुरू हो जाती है। यानी कि प्राइस लेवल इंक्रीजेज when the economy recovers from recession based on value of inflation, यानी कि धीरे धीरे जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे डिफ्लेशन की वजह से, अब रिफ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अब जो प्राइस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं प्रोडक्ट्स के। तो ये हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन के बारे में। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।